गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन फिज़िकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट यानी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ा था। द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। और आज हमें जो है स्टार्ट करना था पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोकल रिलेशन। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोकल रिलेशन ये कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है। बेसिकली आगे जितने भी आपके लॉज आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, ये आप देखेंगे कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं केमिस्ट्री में। बेसिकली ये वैसे मैथ्स का टॉपिक है, इसीलिए पर ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर बायो वाले बच्चों के लिए। मैथ्स वाले तो इसको इजीली समझ जाते हैं और उनको पता है, उनके लिए उन्हें आता है ये। बायो वाले स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं किया कभी भी, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, और कैसे होगा वो चीज़ भी। ठीक है, देखिए, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो चर होते हैं वो एक होता है तो हम साधारण अवकलन करते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। पहली बात तो ये कि डिफरेंशिएशन करते कब हैं। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन हम तब करते हैं जब चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल जो वो दूसरे वेरिएबल के साथ साथ बदलता है। जैसे कि समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, तो समय बदल रहा है उसके साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो जब वेरिएबल एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम साधारण अवकलन करते हैं, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे y का अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, और d अपॉन डी एक्स जो है, ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, जो d अपॉन डी एक्स है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी अवकल गुणांक कहा जाता है ये, क्योंकि x के सापेक्ष y का क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर रहे हैं। तो y यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x जो है वो यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है यानी y जो है वो आश्रित चर है और जो x है वो क्या है, अनाश्रित चर है। ठीक है, यानी x के सापेक्ष हम y का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो y क्या हो गया, डिपेंड हो गया, किसके ऊपर डिपेंड हो गया, y x पे डिपेंडेंट है, और x जो है वो खुद क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है लेकिन जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आगे पूरा अपने जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने जो चर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, या तीनों ही हो जाते हैं, है ना। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हो सकता है ना। तो गैस के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम आंशिक अवकलन करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये करते कैसे हैं कि माना हमने z को मान लिया कि एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव एक प्रॉपर्टी है z, विच इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जो कि क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई जेड आप जानते हैं तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इफ़ दीज वेरिएबल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, हमने कहा कि ये एक्स वाई जेड जो है ये क्या है, बेसिकली हमारे तीन वेरिएबल्स हैं, और वो तीन वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ये हैं, और ये क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वहाँ डी यूज़ नहीं होता। देखिए, साधारण अवकलन करते हैं हम, जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी यूज़ करते हैं, लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं, और उसको हम डेल बोलते हैं, डी नहीं बोलते। डी की ये जो स्ट्रेट सीधी वाली जो डंडी है उसको थोड़ा यूँ मोड़ देते हैं, तो ये बोला जाता है डेल। ठीक है, तो z जो हमने यहाँ माना था क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स वाई जेड जो तीनों हमने लिए थे अपने कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी z का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड independent variable, z is a dependent variable which is depend on x y and z। ठीक है, इट मीन्स z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से इसको लिखते हैं
कैसे करेंगे ये देखिए डी जेड, देखिए डी जेड क्या है, ये तो टोटल है मिला करके है, तो इसलिए इसको तो पूरा ही लिखेंगे डी जेड। तो डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान रखना पहले एक के रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट। फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला और तीसरा कांस्टेंट। फिर जब तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला और दूसरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये पहले एक्स के रेस्पेक्ट में है तो वाई और जेड कांस्टेंट है डॉट डी एक्स, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, जब वाई के रेस्पेक्ट में है तो एक्स और जेड कांस्टेंट है डॉट डी वाई, प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड, और जब z के रेस्पेक्ट में है तो x और y क्या है, कांस्टेंट है डॉट डी जेड। अगर और भी ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो भी इसके आगे आ जाएंगे, यानी प्लस डैश 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 और आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो z में कुल परिवर्तन की दर जो है, यानी x y z तीनों में कर लिया हमने। अब जो टोटल परिवर्तन हुआ है, कुल जो परिवर्तन हुआ है उसकी कुल परिवर्तन है वो क्या है, डी जेड। वो कैसे निकालेंगे, वो हम इन सब का सम करके निकालेंगे। इनका मतलब क्या है लैंग्वेज में, वो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि x के रेस्पेक्ट में z में परिवर्तन की दर, ये क्या है डेल z अपॉन डेल क्या है, x के रेस्पेक्ट में z में परिवर्तन की दर मल्टीप्लाई बाय x में परिवर्तन की दर, ठीक है। क्योंकि x भी तो परिवर्तित हो रहा है, मैंने कहा ना कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ बदलता है तब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी दूसरा वेरिएबल भी तो चेंज हो ही रहा है ना। यानी हम यहाँ कह रहे हैं z में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, मल्टीप्लाई बाय x में परिवर्तन की दर, प्लस z में परिवर्तन की दर y के सापेक्ष, मल्टीप्लाई बाय y में परिवर्तन की दर, प्लस z में परिवर्तन की दर z के सापेक्ष, प्लस मल्टीप्लाई बाय z में परिवर्तन की दर, ठीक है। यानी कि चेंज इन z विद रेस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x, ठीक है। यहाँ क्या है, चेंज इन z विद रेस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई बाय चेंज इन y, और ये क्या है, चेंज इन z विद रेस्पेक्ट टू z मल्टीप्लाई बाय चेंज इन z। यानी कि इस तरीके से हम इन सब का सम जो है, योग जो है वो क्या होता है, dz में गुणा करने पर जो आएगा, प्राप्त जो राशियों का योग आता है वो किसके बराबर होता है, z में कुल परिवर्तन यानी dz के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने मान लिया z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और y, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z, यानी z का क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब पहले x के रेस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट होगा, फिर जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, यानी डेल z अपॉन डेल x y कांस्टेंट डॉट डी एक्स, प्लस डेल z अपॉन डेल y डॉट डेल z अपॉन डेल y x कांस्टेंट डॉट डी वाई, ठीक है। ये डेल z अपॉन डेल x है, इसको हमने m मान लिया, और डेल z अपॉन डेल y को हमने मान लिया n, तो ये क्या हो जाएगा m dx प्लस n dy। m की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही, इक्वेशन नंबर 1 और 2। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, अब देखिए ये क्या था, ये हमने देखा था कि ये x के रेस्पेक्ट में था डिफरेंशिएशन, y यहाँ कांस्टेंट था, ये y x के रेस्पेक्ट और यहाँ y के रेस्पेक्ट में था और x कांस्टेंट था। अब इसका उल्टा करेंगे, यानी कि अब इसको m को जो है हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x कांस्टेंट रख देंगे, और n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। यानी वही किया है, इक्वेशन नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में और इक्वेशन नंबर 2 को x के रेस्पेक्ट में पुनः अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा डेल m अपॉन डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट, और डेल अपॉन डेल वाई तो आएगा ही बाहर, किसका कर रहे हैं हम, इस पूरे का कर रहे हैं, यानी डेल अपॉन डेल वाई आ गया, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही तो था, तो यहाँ क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये जो एन था यानी डेल एन अपॉन डेल एक्स, वाई कॉन्स्टेंट क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पहले क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, किसका है, इसका है, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर इन दोनों का आप रिजल्ट देखें तो सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पर भी वही आ रहा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसका मतलब डेल डी जेड जो है वो क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी यथातथ अवकलन है, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं इसका मतलब डी जेड जो है वो क्या होता है कि एक यथातथ अवकलन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे काम आएंगी बाद में। और ऐसा किस में होता है,
ऐसा उनमें होता है जो स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए इस इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, और इसे हम यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहते हैं, यानी यूलर रेसिप्रोकल संबंध इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। तो जो अवस्था फलन होते हैं जिनमें प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मैंने कहा ना कि ये चीज़ काम आएगी, देखिए आ गई वही, कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं जो प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, यानी यथातथ अवकलन होते हैं। जैसे एनर्जी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, वॉल्यूम है। तो इसीलिए ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा कि हम दो बार करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट कांस्टेंट वाई और फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स। तो अगर वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं इसका मतलब वो क्या है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ऐसा किस में होता है, स्टेट फंक्शन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए हम आम आती हैं। बट जो Q और W है, Q और W आप जानते हैं, Q क्या होती है, हीट, एंड W इज़ वर्क। दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, मीन्स दे डिपेंड ऑन पाथ, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। अतः हीट एंड वर्क के अवकलन जो होते हैं, यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा और वर्क यानी कार्य के जो अवकलन होंगे, आंशिक अवकलन, उसके लिए जो डेल का साइन होगा वो थोड़ा चेंज होता है। देखिए चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टेट फंक्शन है उनके लिए भी अगर डेल का साइन वैसा ही लगाओगे, और जो ऐसे फंक्शन जो स्टेट फंक्शन नहीं है उनके लिए भी अगर डेल का साइन सेम लगाओगे तो पहचान में नहीं आएंगे, है ना। तो ये चेंज करने के लिए लगा रखा है कि जो स्टेट फंक्शन है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इन सब के लिए डेल का साइन ये वाला ही होता है। लेकिन जो स्टेट फंक्शन नहीं है, जैसे वर्क एंड हीट, उनके लिए डेल का साइन ये वाला होता है। देखिए ये भी डेल है, ठीक है, इस तरीके से जो साइन लगाते हैं हम, ये भी डेल है, लेकिन ये किसके लिए, इनएग्जैक्ट फंक्शन के लिए हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इनएग्जैक्ट फंक्शन के लिए हम इस प्रकार का डेल लगाते हैं और उनको इस प्रकार से लिखते हैं डी क्यू एंड डी डब्ल्यू। इस प्रकार से लिखा जाता है, इन्हें इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी अयथातथ अवकलन कहते हैं, ठीक है। हालांकि इनका जो अंतर होता है, यानी कि डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, वो एक एग्जैक्ट फंक्शन है, क्योंकि वो क्या होता है, एनर्जी, है ना, हीट माइनस वर्क, क्योंकि जितनी हीट दी उसमें से जितना कार्य हुआ, वर्क हुआ, उसको निकाल दें तो क्या बचती है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यानी आंतरिक ऊर्जा। क्योंकि जितनी ऊष्मा दी उसमें जितना वर्क होना था हो गया, और बाकी की एनर्जी क्या काम आती है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम आती है, यानी इंटरनल एनर्जी में यूज़ होती है वो, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू या डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, बेसिकली इसे हम बोलेंगे, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से, यानी डी ई। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम, इसमें एक और चीज़ है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं यानी यथातथ अवकलन होते हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट्स यानी उपयुक्त जो सीमाएं होती हैं उनमें समाकलन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का हम ऐसे समाकलन नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी है तो डी ई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका E1 से E2 तक, अब E1 कुछ भी हो सकता है, E2 कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से इन्फाइनाइट तक कुछ भी, उसके बीच में हम इसका अवकलन कर सकते हैं। अवकलन का साइन आप जानते हैं इस टाइप का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। लेकिन डेल क्यू का आप इस तरीके से Q1 से लेके Q तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। वर्क का भी नहीं कर सकते, इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एनर्जी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये इस चीज़ का मतलब है। तो देखिए किया, तो डी ई यानी कि ई आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन की दर जो आई, कुल परिवर्तन क्या होगा, वो ये होगा, इन दोनों का मिला के होगा, क्या होगा, चेंज इन ई विद रेस्पेक्ट टू पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पी प्लस चेंज इन ई विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि ई में पी के सापेक्ष परिवर्तन की दर कब, निश्चित ताप पर, मल्टीप्लाई यानी गुणा किससे करना है, पी में परिवर्तन की दर, प्लस ई में ताप के सापेक्ष परिवर्तन की दर निश्चित दाब पर या नियत दाब पर, मल्टीप्लाई बाय ताप में परिवर्तन की दर। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उनका योग जो है वो कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर आएगा। ऐसे ही हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी कह सकते हैं,
ठीक है। और जब भी कोई निकाय यानी कोई सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस के बाद अपनी वापस मूल अवस्था में आ जाता है, यानी साइक्लिक प्रोसेस करके वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसके जो अवस्था फलन यानी एग्जैक्ट फंक्शन जो डी जेड है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी उसका जब आप अवकलन समाकलन करोगे पूरा, तो वो साइक्लिक प्रोसेस से वापस पहली वाली कंडीशन में आ गया। तो जब पूरे जितने स्टेप्स हैं उन सब का आप समाकलन करोगे तो वो क्या आएगा, टी जेड इज इक्वल टू जीरो आएगा। ये जो जीरो यहाँ लगाया है इसका मतलब है समाकलन किया है हमने, ये समाकलन का साइन तो ये हो गया, ये जीरो का मतलब है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डी जेड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। लेकिन इनएग्जैक्ट जो फंक्शन होते हैं, इनएग्जैक्ट और डिफरेंशियल होते हैं, जो अवस्था फलन नहीं होते उनके मान कभी भी शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी डिफरेंशियल कि आपको ये जानना ज़रूरी था क्योंकि ये अपने काम आएंगे आगे। ठीक है, देन उसके बाद में आ जाते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होती वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, जिसमें सिस्टम आ गया, सराउंडिंग आ गया, टाइप ऑफ सिस्टम आ गया, प्रोसेस आ गए, और कुछ डेफिनेशंस आ गई, क्या होता है टेम्परेचर, हीट, वर्क, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एरोप्लेन भी आ गया। देन उसके बाद में हमने कुछ जो मैथमेटिक्स हमारे यहाँ यूज़ होगी वो भी हमने चेक कर ली कि भाई ये चीज़ें हमारे यूज़ होंगी। अब उसके बाद में आते हैं अपन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसे हम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार जो है वो एक एक नंबर वाले सवालों में पूछ लेते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखिए, तो सिंपल है। बट कई बार ऐसे नहीं पूछा जाता, ये पूछ लिया जाता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये वही है, कौन सा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसी को ही हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसका कहने का मतलब ये है कि ना तो आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसे सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, वेरी फेमस लॉ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको और अलग अलग फॉर्म में कहा गया है, जैसे कि एक ऐसी गति शाश्वत मशीन का निर्माण असंभव है जो प्रयुक्त ऊर्जा से अधिक यांत्रिक कार्य करे, यानी जितनी ऊर्जा ली उससे ज़्यादा वर्क कर दे, नॉट पॉसिबल। 100% कर सकता है वर्क, पर उससे ज़्यादा कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो हर एक साइकिल में, यानी अगर वो साइक्लिक प्रोसेस करें हम, तो हर साइकिल में कुछ ना कुछ एनर्जी डेवलप करेगा वो। तो ऐसे हम बहुत सारी साइकिल्स करके बहुत सारी एनर्जी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अथवा जो बिना ऊर्जा व्यय किए हुए ऊर्जा उत्पन्न कर सके, मतलब तो यही हुआ कि एक ऐसी गति शाश्वत मशीन का बनाना असंभव है जो प्रयुक्त ऊर्जा से अधिक यांत्रिक कार्य करे, यानी मैकेनिकल वर्क ज़्यादा कर दे, या हम ये कहें कि जो ऊर्जा के व्यय किए बिना ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ मशीन टू प्रोड्यूस परपेचुअल वर्क विदाउट टैकिंग इन एन एक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये समझने में अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इसका एक और जो डेफिनेशन है वो समझ सकते हैं, जो कि ज़्यादा ईजी है, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, यानी इसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऊष्मागतिकी में हम यही पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी में यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि कैसे किया, है ना, कि किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया और कैसे किया। हम कभी भी ये नहीं पढ़ते कि हमने एनर्जी डेवलप करी, क्योंकि हम एनर्जी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, क्योंकि एनर्जी एनवायरनमेंट में है ऑलरेडी, हम क्रिएट नहीं करते उसे। ठीक है, कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता उसे, उसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हवा चल रही है, एनर्जी है, आप विंड एनर्जी के थ्रू उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। पानी है, हाइड्रोलिक एनर्जी है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। थर्मल एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी है, तो इन सबको क्या कर सकते हो आप, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपने कोई एनर्जी क्रिएट करी, क्या नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या इसका एक और डेफिनेशन कि किसी विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर होता है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि ना तो उत्पन्न कर रहा है वो ऊर्जा, ना नष्ट हो रहा, ना तो उत्पन्न कर सकता है ना नष्ट कर सकता है, तो जो एक किसी सिस्टम की विलगित निकाय की
यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी ना तो वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है ना सराउंडिंग में दे रहा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसकी सभी प्रकार की एनर्जीज का जो सम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि मान लीजिए उसने कुछ वर्क किया, तो वर्क किया तो हीट अगर डेवलप भी करी, हीट उत्पन्न करी, तो वो कहाँ रहेगी, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल एनर्जी है, यानी हर प्रकार की जो एनर्जी है, जब उनका सम करेंगे, अगर एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, तो जब सम करोगे आप टोटल टाइप की एनर्जीज का, तो वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड है, ना तो वो सिस्टम ना वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है और ना सराउंडिंग में एनर्जी दे रहा है। जैसे हमने कहा कि सिस्टम की स्टेट है ए और इंटरनल एनर्जी है उसकी ई ए, और बी स्टेट पे उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है ई बी, ठीक है। और क्यू अमाउंट की हीट वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर रहा है, और डब्ल्यू वर्क करता है। तो जो सिस्टम को दी गई एनर्जी है यानी क्यू, वो दो काम करती है। देख, तो एक तो क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज करती है, प्लस वर्क, निकाय द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क किया जाता है, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में वृद्धि यानी ई टू माइनस ई वन, डेल्टा ई का मतलब क्या है, ई टू माइनस ई वन, ये हमने कहा ना, यानी ई बी माइनस ई वन बेसिकली, क्योंकि स्टेट जब बी होती तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, ई बी, तो ई बी माइनस ई ए क्या होगा, डेल्टा ई। तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई वो क्या है, डेल्टा ई, और वर्क कितना किया, डब्ल्यू, और ऊष्मा आपने कितनी दी थी, यानी हीट कितनी दी थी, क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। यानी सिस्टम को जो हीट देते हैं हम, वो दो वर्क दो उसके जो है बेसिक वर्क है, एक तो वर्क करना और सेकंड क्या है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना। यानी डेल्टा ई अगर हम देखें, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जो है वो किसके बराबर होगी, क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी हीट में से अगर वर्क को निकाल दें, जितनी हीट दी उसमें से अगर हम वर्क को माइनस कर दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पाथ लिए हुए हैं, और ये एग्जाम्पल जो है अभी इसको हम जो है कल अच्छे से समझेंगे पूरे से, ठीक है। ये आगे फर्स्ट लॉ ही है पूरा, और फर्स्ट लॉ को ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपन ने यहाँ तक किया है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इसके आगे का अब हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।